हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने जल के बारे में पढ़ा होगा कि जल जो है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और वो हम लोग जो है उसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जल के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो इन सारे इम्पॉर्टेंट रोल के लिए उसको एक स्पेशल सेंटेंस उसके लिए कहे जाते हैं, जो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा। तो बहुमूल्य का तो मे भी आप लोग मतलब समझते होंगे कि बहुमूल्य मतलब कि बहुत ज़्यादा मूल्य जिसका होता है, ठीक है। तो बहुमूल्य तो समझ गए, बट बहुमूल्य वो संसाधन है, तो अब ये संसाधन क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जानेंगे कि संसाधन क्या है। तो देखिए, हमारे चारों ओर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं अपने चारों ओर। तो वैसी चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी है और हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, ठीक है। मतलब कि वैसी चीज़ें जो हमारे जीवन में कुछ इम्पोर्टेंट रोल रखती है, ठीक है, और हमारी उससे कोई नीड पूरी होती है, तो वो क्या है, एक संसाधन है, ठीक है। अब चाहे हम वो हवा की बात कहें या फिर सूर्य का ऊर्जा की बात करें, या फिर सपोज कीजिए कि आप स्कूल जाते हो, ठीक है। तो स्कूल जाने के लिए आप मान लो कि अगर बगल में है तो ठीक है, आप पैदल चले जाओगे, बट अगर दूर है आपका स्कूल तो आप या तो बस, रिक्शा, जो भी आपका है, साइकिल, किसी चीज़ का आप यूज़ कर रहे होंगे, तो वो क्या है, एक संसाधन है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप जो बुक पढ़ रहे हैं तो वो भी एक संसाधन है। उसके बाद खाने में जैसे कि आप यूज़ कर रहे हैं हरी सब्जियां, अनाज, जो भी आप लोग खा रहे हैं, तो वो भी एक संसाधन है। अब मान लीजिए कि घर के जो काम है, ठीक है, अब मान लीजिए कपड़ा धो रहे हैं, नहा रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, सर्फ, साबुन, तो ये सब भी क्या है, एक संसाधन है, ठीक है। तो वैसी सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरी करती है वो एक संसाधन है, ठीक है। सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अब जो ये संसाधन जो है ये बना किससे, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, ये जो है अंग्रेजी के रिसोर्स वर्ड से बना है, ठीक है। और रिसोर्स वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला तो री का मतलब होता है पुनः, मतलब फिर से, ठीक है। और सोर्स मतलब होता है साधन, यानी कि वैसे जगह जहाँ से हमें वो बार बार मिल रहा है, ठीक है, और हम बार बार उसका उपयोग कर पा रहे हैं बार बार, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग कहेंगे रिसोर्स, ठीक है। तो ये हो गया उसका मीनिंग। अब देखिए, कोई भी वस्तु या संसाधन जो भी है, तो वो संसाधन कब बनती है, कोई भी वस्तु, जब उसका कोई मूल्य होता है, ठीक है। यहाँ मूल्य का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, ठीक है। अगर आप वैसे देखा जाए तो जल जो है वो एक बहुमूल्य संसाधन है, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें तो हमें कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता जल का, वो तो बिल्कुल फ्री मिलता है हमें, ठीक है ना। अब देखिए, डब्बा बंद वाला आप लोग पानी की अगर बात करेंगे तो उसमें देखिए, जो पानी हम लोग डब्बा बंद वाला लेते हैं उसके लिए अगर हम लोग पे भी कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, देखिए वो पानी जो होता है वो फिल्टर वाटर होता है, ठीक है। और वो डब्बा में सील होता है, तो हम लोग उस बॉटल का, उसका फिल्ट्रेशन चार्ज और फिर जो उसको करने में मेहनत आई तो हम लोग उसका कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है। बट जल का जो है हम लोग कोई क्या कॉस्ट पे करते हैं, जी नहीं, वो बिल्कुल हमें मुफ्त में मिलती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो बहुमूल्य संसाधन है, तो जब उसका कोई मूल्य नहीं है तो फिर वो संसाधन कैसे बना। तो यहाँ पे मूल्य का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, मूल्य का मतलब है महत्व, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस, यानी कि कोई भी चीज जो हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, उसकी कितने इंपॉर्टेंस है, तो उसका महत्व ही उसे, उसका मूल्य का निर्धारण करता है, ठीक है। और उसे संसाधन मतलब उसके हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसी चीजें जिसका कोई मूल्य होता है तो तभी वो संसाधन कहलाती है, ठीक है। तो अब देखिए, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या सबको हम एक बराबर मूल्य सबका होता है क्या, जी नहीं। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सपोज कीजिए कि एक तरफ आपका स्टील है, एक तरफ आपका गोल्ड है, ठीक है। तो स्टील का दाम कम होगा बट गोल्ड का दाम ज़्यादा होगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि चीज़ें जो भी संसाधन है वो उनके मूल्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों के मूल्य एक समान हो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता है, ठीक है। जैसे अब मम्मी पापा का जो प्यार होता है बच्चों के लिए, क्या उसका हम लोग कोई मूल्य पे करते हैं क्या, कोई कॉस्ट पे करते हैं उसके लिए, जी नहीं। उसके बाद देखिए,
जो हमारे घर में जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं, ठीक है, जो उन लोगों का किसी भी चीज़ को लेकर के कि ऐसा करने से ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो जो भी उन लोगों के थॉट्स होते हैं, तो क्या हम लोग उसके लिए कोई कुछ पे करते हैं? जी नहीं। लेकिन जब उन्हीं थॉट्स को पेटेंट करा दिया जाता है, ठीक है, तो पेटेंट कराने के बाद क्या होता है कि मेडिकल फर्म द्वारा वे बेचे जाते हैं, ठीक है ना, तब फिर उसका जो है इकोनॉमिकली उसका जो मतलब कि है मूल्य हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अब सपोज कीजिए कि आपने कोई ऐसी नई तरकीब सोची जो कि आज तक किसी ने उस चीज़ को यूज़ नहीं किया होगा, ठीक है, या फिर सपोज कर लीजिए कि आपने कोई चीज़ नई बनाई, ठीक है, जो कि आज तक किसी ने नहीं बनाया, कुछ ऐसा। अब वो कुछ भी हो सकता है। आप अगर खाना बनाने में इंटरेस्टेड हो तो कोई ऐसी नई रेसिपी जो कि आज तक कोई नहीं बनाया है, ठीक है, और वो रेसिपी काफ़ी अच्छी है और लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया, ठीक है, तो आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, अपने नाम से आप उसको पेटेंट करा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि उस रेसिपी के साथ में आपका नाम जुड़ जाएगा और उसके बाद जो आपकी उस रेसिपी को खरीदना चाहेगा तो वो आपको कॉस्ट पे करेगा उसका, ठीक है। तो अब उससे क्या होगा कि जो है वो मतलब मान लीजिए कि जिसने भी आपका रेसिपी को खरीदा, ठीक है, तो अब वो उसको बनाएगा और फिर क्या होगा, वो उसको सेल करेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अपनी रेसिपी, अपने थॉट्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो अगर आप उसको पेटेंट कराते हैं तो आपको जो है उसका कॉस्ट मिलता है, ठीक है। अदरवाइज जैसे कि अगर आप उसको पेटेंट नहीं कराते तो फिर उसका कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। पेटेंट का मतलब क्या होता है, देखिए, पेटेंट का मतलब है किसी विचार अथवा आविष्कार पर विशेष संस्था का एकमात्र अधिकार, ठीक है, विशेष व्यक्ति या फिर विशेष संस्था, यानी जिसने उसे बनाया, ठीक है, तो उसी का अधिकार होगा। अब मैंने कोई चीज़ मान लीजिए इन्वेंशन किया किसी चीज़ का, तो उस पर तो सिर्फ मेरा ही अधिकार होगा ना। तो उसी तरह से जिस भी चीज़ को जिसने बनाया उसका उस पर एकमात्र अधिकार ही उसको पेटेंट कराना कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब जो ये संसाधन है, तो क्या आप मान लीजिए कि कोई भी चीज़ जैसे कि जो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो संसाधन हो गई, तो क्या हर संसाधन जो है क्या वो हमें नेचर के द्वारा ही मिली हुई है, क्या हर चीज़ प्राकृतिक ही है? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें प्रकृति के द्वारा मिली है, बट कुछ प्राकृतिक चीज़ों को मनुष्य ने अपनी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उसको कुछ और चीज़ों में कन्वर्ट करके फिर उसको यूज़ करना शुरू किया। जैसे सपोज कीजिए कि एक साइकिल है, ठीक है, तो साइकिल जो है क्या शुरू से ही वो साइकिल ही था? जी नहीं। देखिए, उस पर लोहे के और जो भी जिस भी चीज़ के इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तो जैसे ये लोहा, तो अब ये लोहा कहाँ से हमें मिला? क्या ये लोहा डायरेक्ट लोहा ही था? जी नहीं। तो देखिए, उसको क्या हुआ कि उसका अयस्क से लोह का जो अयस्क था वो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, ठीक है। उसके बाद उसका निष्कर्षण से लोहा बनाया जाता है, उसके बाद लोहे को फिर साइकिल का रिम, पैडल, जो कुछ भी है उसका हैंडल जो भी बनाया जाता है, तो फिर उसको कन्वर्ट करके फिर सारे पार्ट्स को जोड़ करके तब जाके एक साइकिल रेडी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम हर चीज़ को प्रकृति का उपहार नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो इंसान है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त चीज़ों से जो है अपनी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उसको एक नई चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से हम संसाधनों को जो है कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संसाधनों के जो 3 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है हमारा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा हमारा है कि मानव खुद ही एक संसाधन है, ठीक है। तो संसाधन के हो गए 3 प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव खुद एक संसाधन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे संसाधनों के जो प्रकार बताए गए हैं, मैंने बताया आपको 3 प्रकार के हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव खुद एक संसाधन, ठीक है। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन में भी जो है कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है, तो उत्पत्ति के आधार पर भी ये 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं, अजैव संसाधन और जैव संसाधन, ठीक है। उसके बाद है कि विकास और उपयोग के आधार पर, तो इन्हें भी 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक तो वास्तविक संसाधन, दूसरा हमारा संभाव्य संसाधन। उसके बाद हमारा है कि उपयोग के आधार पर, तो उपयोग के आधार पर होता है नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय संसाधन, ठीक है। इसको 3 भाग में कैटेगराइज किया गया। उसके बाद देखिए वितरण के आधार पर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो सर्वव्यापक संसाधन, दूसरा स्थानिक संसाधन, ठीक है। तो ये आपका कैटेगरी था पूरा प्राकृतिक संसाधन का, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये प्राकृतिक संसाधन क्या है, मानव निर्मित संसाधन क्या है और मानव संसाधन क्या है।
देखिए, तो वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा मिल रहे हैं और वो हम लोग उसको डायरेक्ट उसी रूप में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग जो हवा मतलब कि यूज़ कर रहे हैं सांस लेने के लिए, ठीक है, और उसके बाद जो नदी से हमें पानी मिल रही है, तो ये सब क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, मतलब वो जिस रूप में हमें मिल रहा है हम बिल्कुल उसको वैसे ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीज़ें वो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, विकास और उपयोग के आधार पर इसको दो कैटेगरी में बांटा गया था संसाधनों को, एक तो वास्तविक संसाधन और दूसरा था संभाव्य संसाधन, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संसाधन क्या है। तो देखिए, वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि जिसका हम लोगों को स्टॉक पता है कि वो कितना है और कब तक चल सकता है, ठीक है, और जिसका हम लोग यूज़ अभी करंट में कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी करंट में मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कोयले का, ठीक है, झारखंड में कोयले का खदान है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है, और कोयला हम लोग अभी यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है, बॉक्साइट वगैरह ये सब जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोगों को इसके भंडार के बारे में पता है कि हमारे पास में इसका कितना अमाउंट है और हम लोग इसका मतलब किस तरह से उपयोग करें और हम लोग कितने टाइम तक इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया वास्तविक संसाधन, ठीक है। और दूसरा हमारा था कि संभाव्य संसाधन, यानी कि वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। मतलब कि वैसी कोई चीज़ें जो अभी हम लोग के पास में है, ठीक है, उसकी मात्रा का हमें पता नहीं, यानी कि वो कितना अमाउंट में हमारे पास में है वो हमें पता नहीं है, और सेकंड थिंग कि हम लोग अभी करंट में उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपका बताया गया कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एवं केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनाजाइट संभाव्य संसाधन के उदाहरण है, ठीक है। मतलब कि इन चीज़ों का अभी करंट में यूज़ नहीं किया जा रहा है, बट पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ये यूज़ हो सके, ठीक है ना। जैसे कि 200 वर्ष पूर्व तीव्र चलने वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन है। यानी कि 200 वर्ष पहले जब तेज हवाएं चलती थी तो बस यूं ही चलती थी, उसका कोई वैसा लोग बेनिफिट नहीं ले पाते थे, बट आज क्या है कि उन हवाओं को यूज़ करके जो है आज पवन चक्कियाँ चलाई जा रही है ना। तो आज हम लोग क्या किए, उस समय ये क्या थी, कौन सी संसाधन थी, ये उस समय ये संभाव्य संसाधन थे, लेकिन आज ये वास्तविक संसाधन है। वैसे ही अभी भी अगर कोई चीज़ें होंगी जिसका अभी हम लोगों को यूज़ पता नहीं है, पर ये चांसेस है कि फ्यूचर में उसको यूज़ किया जा सकता है। तो वैसी चीज़ें जिसका भी करंट में यूज़ हो रहा है तो वो वास्तविक संसाधन है, एंड जिसका फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि यूज़ होगा वैसा उसको संभाव्य संसाधन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ अन्य संसाधन, उसके बाद है कि उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन और जैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो अजैव दूसरा जैव, ठीक है। तो अजैव किसको कहेंगे, देखिए वैसी चीजें जो निर्जीव है, जैसे कि देखिए मृदा यानी मिट्टी हो गई, चट्टान, हवा, जल, ये क्या है, निर्जीव है, तो ये अजैव कहलाएंगे, ठीक है। बट वहीं अगर हम बात करें प्लांट्स की, ह्यूमन बींग्स की, मतलब कि पौधे और मनुष्य, तो ये कैसे संसाधन हो गए, ये एक सजीव संसाधन है, तो इसलिए इसको कहेंगे जैव संसाधन। तो सीधा सा इसका अर्थ समझिए, अजैव मतलब निर्जीव और जैव मतलब कि सजीव, ठीक है। तो वैसे संसाधन जो निर्जीव है तो वो अजैव संसाधन होंगे और जो सजीव है तो वो जैव संसाधन होंगे, ठीक है। तो ये आपका था कि उत्पत्ति के आधार पर। अब है उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर हम लोगों ने देखा 3 पार्ट्स में ये डिवाइड थे, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन और चक्रीय संसाधन, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे हम लोग, देखिए तो वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, अर्थात जिनका दोबारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। इनमें से कुछ सौर एवं पवन ऊर्जा असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जल, मृदा और पवन जैसे नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। देखिए हम लोगों को ये देखिए जल तो एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसका बार बार उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। बट देखिए, और हम बार बार क्यों उपयोग कर पाते हैं, देखिए जल के बारे में मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि वो कैसे नवीकरणीय है। देखिए हम लोग जल कहाँ से यूज़ करते हैं, तो नदियों से करते हैं, तो नदी के अंतर्गत यानी कि भूमि के अंदर से जल आता है, ठीक है। तो ये जल फिर हमें कैसे प्राप्त हो जाता है, हम लोग जब इसका यूज़
कर लेते हैं तो फिर ये कहाँ से आ जाता है। देखिए, तो हम लोगों को इसकी प्रोसेस पता है, जल चक्र के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, साइंस के चैप्टर में हमने पढ़ा था। थोड़ी सी मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखिए क्या होता है कि जमीन के अंदर जो नदियों तालाबों में जो जल होता है, तो वो क्या होता है कि जब गर्मी पड़ती है वो भाप बन करके बादल बन जाता है, फिर बारिश होती है और फिर जो है पृथ्वी को जो है पानी की क्षतिपूर्ति हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसलिए पानी जो है वो मतलब कि नवीकरणीय संसाधन हो गया, क्योंकि हमें बार बार वो मिल जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी पानी का हम लोग अगर बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते हैं, ठीक है, और जिस तरह से हम लोगों का जो आजकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जितने ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहे हैं, तो ये सब के कारण से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है भविष्य में हमें जल संकट आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, यानी कि हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसका रीयूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखिए, जब जल नवीकरणीय संसाधन है, इसके बावजूद भी इन सारे कारणों से वो उसकी भी खत्म होने की चांसेस बनती है, ठीक है। सो इसका हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। दूसरा था हमारा अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडार सीमित है, यानी कि जो हमें पता है कि लिमिट मतलब मात्रा में है, ठीक है। और लिमिट मात्रा के साथ साथ हमें ये भी पता है कि वो चीज़ें जो है तुरंत नहीं बन सकती। जैसे जल तो तुरंत बन गया, तुरंत अभी मान लीजिए गर्मी पड़ी, पानी वाष्प बन के ऊपर उठा और बारिश हो गई और हमें फिर से जल मिल गया। बट वैसी चीज़ें जैसे मान लीजिए कि पेट्रोलियम है, कोयला है, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है तो ये हमें कहाँ से मिलती है, तो खान से मिलती है, ठीक है। और हमें ये चीज़ पता है कि इसको बनने में जो है लाखों वर्ष लगे, ठीक है। तो लाखों वर्ष जब लगे तो इतने समय तक तो इंसान जिंदा भी नहीं रह पाएगा, है ना, उसको यूज़ करने के लिए। मान लीजिए अगर स्टॉक खत्म हो जाता है तो क्या इंसान उतने समय तक मतलब कि उसके लिए वेट कर पाएगा? उतना समय तक इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए हमें जो है इन सब का हम लोग जो है ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि इसके ऑप्शन में हम लोग किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके स्टॉक्स तो लिमिटेड है और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये एक समय ऐसा आएगा कि जब ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे इसके भंडार, ठीक है ना। तो वैसी चीज़ें जिनका फिर से मतलब कि हम लोग मतलब कि सीमित भंडार है जिनका, और जिनका हम लोग जो मतलब कि है फिर से यूज़ नहीं कर सकते और जिनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो वैसी चीज़ों को क्या कहेंगे हम? और नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। उसके बाद हमारा चक्रीय संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग बार बार किया जाता है, चक्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे जल का बार बार यूज़ किया जाता है। मैंने बताया आपको जल चक्र के बारे में, ऐसा ऐसा घूमता रहेगा, मतलब उसको बार बार यूज़ हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो वितरण अब है, वितरण के आधार पर तो एक है सर्वव्यापक संसाधन, दूसरा स्थानिक संसाधन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सर्वव्यापक संसाधन किसको कहेंगे? तो जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि वायु, हम सांस लेते हैं वायु में, तो ये हर जगह पाई जाती है, तो ये क्या है? सर्वव्यापक संसाधन है। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि स्थानिक मतलब कोई किसी विशेष स्थान पर ही पाई जाती है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लोह अयस्क हो गया, तांबा अयस्क हो गया, ठीक है, तो क्या ये हर जगह मिलती है? नहीं, जहाँ पे इनके खाने हैं बस हमें ये चीज़ें वहीं से प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें क्या होगा? स्थानिक मतलब वो किसी पर्टिकुलर एक डिसाइडेड कि हाँ उसी जगह पे वो मिलेंगी, तो बस उसी जगह पे मिलेंगे, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो वो हो गई आपकी स्थानिक संसाधन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि देखिए कोई भी चीज़ जैसे कि है, देखिए पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में भिन्नता पाई जाती है। मतलब कि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पे वो कम है, किसी जगह वो ज़्यादा भी हो सकता है और कोई ऐसा भी जगह होगा जहाँ वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्यों होता है? तो देखिए ये भिन्नता का कारण है कि वहाँ का भूभाग, जलवायु, ऊंचाई और अनेक ऐसे भौतिक कारकों पर निर्भर करती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। जिसके वजह से कोई भी चीज़ हमें किसी जगह मिलता है, कुछ कहीं नहीं भी मिलता और कहीं बहुत कम मात्रा, कहीं ज़्यादा मात्रा, ठीक है। तो इसके रीज़न यही है, वहाँ का भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, ठीक है, ये सब मैटर करते हैं, ठीक है, उसके जो भौतिक रीजन्स है। उसके बाद देखिए अब है मानव निर्मित संसाधन। ये तो सारे थे प्राकृतिक रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज थे। अब हम लोग बात करें मानव निर्मित संसाधन की, तो मानव निर्मित संसाधन किसे कहेंगे? देखिए जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो उसको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को साइकिल का एक एग्जांपल बताया है, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हमें जो है लोह अयस्क जो मिल रहा था वो नेचुरली मिल रहा था, ठीक है, और हमने फिर उसको इम्प्रूव करके और अपनी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उसे क्या कर दिया? एक साइकिल का रूप दे दिया। तो ये बिल्कुल एक नया चीज़ बन गया हमारे लिए। लोह अयस्क से साइकिल का निर्माण, ये बिल्कुल एक
मतलब कि बिल्कुल अल्टर और एक बिल्कुल नया था, ठीक है ना। तो इस तरह से जो चीज़ें बनाई थी ये किसने बनाई, तो मानव ने बनाई, ठीक है। तो वैसी चीज़ें जो प्रकृति के द्वारा मतलब मिली गई चीज़ों से मानव द्वारा अपनी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके जो नई रूपों में उसको रूपांतरित किया जाता है उसे ही हम लोग कह सकते हैं मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। उसके बाद है अब मानव संसाधन। तो देखिए मानव स्वयं में एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इसकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के लायक होता है, ठीक है। मतलब कि मनुष्य की जो शिक्षा है, तकनीक का विकास है, स्वास्थ्य, कौशल, इन सारी चीज़ों को उपयोग करके मनुष्य क्या करता है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त चीज़ों से एक नई नई चीज़ें मतलब उसका निर्माण करता है, ठीक है। तो इसलिए मनुष्य को अपने आप में ही एक संसाधन कहा गया है, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोगों ने जान लिया संसाधन के बारे में, कहाँ से हमें मिले, कौन से कितने मात्रा में है, कैसे यूज़ करना चाहिए। अब लेकिन उसकी बात है कि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि तो हमें अब क्या करना है, उनका संरक्षण भी करना पड़ेगा, ठीक है। जो कम मात्रा में है तो हमें उनका संरक्षण करना पड़ेगा, बचा के रखना होगा, तभी हम उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि उसका स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो हम लोग संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण संसाधनों का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो है दिन ब दिन मांग हमारी बढ़ती जा रही है, हमारी इच्छाएं बढ़ रही है, जिसके वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब कि प्राकृतिक संसाधन जो भी हमें मिल रहा है उनका बिल्कुल दोहन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन कोयला, पेट्रोलियम अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकता है, अतः संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। यानी कि समझदारी पूर्वक उपयोग मतलब कि जहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है वहीं हम उसका यूज़ करें, ये नहीं कि जहाँ पे उसका इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी हम लोग उसको वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम समझदारी पूर्वक यूज़ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। अब है इसके संरक्षण का यह अर्थ नहीं है कि आवश्यकता के रहने पर भी उनका प्रयोग न कर बचाया जाए, ठीक है। संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि अब हमें ज़रूरत है लेकिन फिर भी हम उसको सेव किए जा रहे हैं, ठीक है। ज़रूरत है तो सेव करें, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो हम उसको वेस्ट नहीं करें, ठीक है ना। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। मतलब जितनी मात्रा में मान लीजिए कि जो चीज़ें हमारे पास में हमें उसका स्टॉक पता है तो क्या होगा कि हम उसके स्टॉक को देखते हुए आज जो हमारी ज़रूरतें हैं और कल हमारी आने वाली पीढ़ियों की जो ज़रूरतें होंगी तो उनके लिए भी कुछ उसको बचा करके रखना, तो इस तरह का बैलेंस लेकर के चलना आज और आने वाली पीढ़ी के लिए, तो यही कहलाता है सतत पोषणीय विकास, ठीक है। अब देखिए संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। मतलब चीज़ों का हम क्या करें, पुनः उपयोग करें, मतलब दोबारा से उपयोग कर ले, ठीक है। और या फिर उसका पुनः चक्रण करें, मतलब कि उसी चीज़ों से उसी चीज़ को बनाने की नई टेक्निक हमें ढूंढनी चाहिए, ठीक है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, यानी पृथ्वी पर जितनी भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीवन है उनकी विविधता को संरक्षित की जाए, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए, ठीक है। उसके बाद है कि प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, ठीक है। संसाधनों का सही ढंग से उपयोग ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ले लेकिन भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। सतत विकास की अवधारणा मूल रूप से 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन में सामने आया, ठीक है। कब आया? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में, ठीक है। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो वो कौन कौन से सिद्धांत है, देखिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना, उसके बाद है हमारा कि प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना, संसाधनों का पुनः उपयोग करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना, ठीक है। तो ये कुछ सिद्धांत दिए थे सतत पोषणीय विकास के, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।
वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जब अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।